दुनिया की जो तवज्जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल से यूक्रेन वॉर की तरफ थी, ये इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। अफगानिस्तान बहुत तगड़ी साइड है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में, पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम भी दिया है। ये जो चीजें हमने कही हैं उनको टैक्स के नेट पे सिर्फ नहीं लाएगी, पर जहाँ अंडर टैक्स एरियाज हैं उनको भी छेड़ेगी। नजर होती है ना, वो तो बरहक होती है, इसलिए कहते हैं कि लिव हैप्पीली एंड डोंट टेल एनीबॉडी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद है फ़हीम खान और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। बिल्कुल जी, और हफ्ते का पहला दिन है सहरिश। सो हाउ वाज योर वीकेंड? इट वाज ऑसम। इट वाज ऑसम। और आज इतनी मुश्किल हुई है ना उठ के आने में, ये जब 2 दिन की छुट्टी आती है ना उसके बाद उठ के आना बहुत मुश्किल है। फिर ये चाय ही काम आती है, फिर चाय बिल्कुल काम में आ जाती है। आपको जगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप एक्टिव होते हैं, और हम तो एक्टिव हुए हैं और हमास की बेहतरीन कार्रवाई की वजह से। जी पूरा वीकेंड जो है वो बड़ा जबरदस्त गुजरा, और उसी की मुनासबत से आज कोट ऑफ द डे भी जो है वो शेयर करेंगे। मजीद खबरें भी जो है वो इसी से रिलेटेड आती रहेंगी। तो नाजरीन, सूरह निसा की आयत नंबर 75 का कमोबेश तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कमोबेश मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एहतियात जरूरी होता है। और क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने हाथ से कोई हिमायती कर दे और हमारे लिए अपने हाथ से कोई मददगार बना दे। और यकीन जानिए कि जब इस तर्जुमे पर और इसके मफहूम की जानिब इशारा देखा जाता है और पता किया जाता है कि इसमें क्या बातचीत चल रही है सहरिश, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये इस वक्त जो फ़लस्तीनियों के साथ मदद आई है ये यकीनन गैबी मदद है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यकीन करें कि जितनी मुस्लिम उम्मा है उन सब की दुआएं इस वक्त फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद करे और वो अपनी इस जंग में फतह याब हो। जुल्म एक हद तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है। आप देखिए ना कि हम कब से रिपोर्ट कर रहे हैं कि झड़प हो गई, इतने फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, तो एक वक्त आया कि उन्होंने अपने दिफा के लिए आज हथियार उठा लिया है और अल्लाह उनकी मदद करने वाला, यकीनन इस जंग में वो कामयाब भी होंगे। बेशक जी, बिल्कुल। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब और देखते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या क्या है। हमास का लक्सा तूफान, इसराइल हैरान, 2 दिन बाद भी संभल न सका, दुबदू झड़पें जारी, लबनान की जानिब से हिज़्बुल्लाह ने भी धावा बोल दिया। इसराइलियों की हलाकतें 700 तक जा पहुंची। इसराइल की गजा में बुज़दिलाना कार्रवाइयां, हमास के कमांडर्स के घरों पर अंधाधुंध बमबारी, फलस्तीनी शहदा की तादाद 400 से तजावुज कर गई। अफगानिस्तान में खौफनाक जलजला, हलाकतें 2000 से ऊपर चली गई। रात के 13 देहात मुकम्मल तबाह, दूर दराज इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, आलमी इदारों को फौरी मुतहर्रिक होना होगा। माजूरी मजबूरी नहीं, हाफिजाबाद के नुमान बशीर ने साबित कर दिखाया। मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ वालिद का हाथ बटाया बल्कि पंजाब बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में टॉप पोजीशन लेकर वालिदैन का सर भी ऊंचा कर दिया। बाहिम्मत नौजवान से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज। और कराची सेंट्रल जेल के कैदी का अपनी गलती का अजाला, बंदूक छोड़कर ब्रश उठा लिया और फनपारे बनाकर ऐसा कमाया कि वालदैन की उम्रे की अदायगी की ख्वाहिश पूरी करा दी। एजाज तस्लीम की कहानी उन्हीं की जुबानी आज प्रोग्राम में होगी। जी ये जनाब भी जो आखिरी खबर थी ना, फ़हीम कहते हैं ना कि विल होनी चाहिए। अगर आप कैद भी हैं तो देखिए कि उन्होंने अपनी माँ को उम्रा कराया है, जाहिर है ख्वाहिश होगी कि मैंने अपनी वालदा को उम्रा कराना है, बड़ी अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ेंगे, कुछ ट्रेंड्स की तरफ आएंगे, और अनडाउटेडली पहला जो ट्रेंड है वो तूफान अल-अक्सा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तूफान अल-अक्सा टॉप ट्रेंड में शामिल है। कुद्स की आज़ादी के लिए हमास के जांबाजों का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का 3रा रोज जारी है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर अचानक चढ़ाई की। मिसाइल हमले में इसराइली कमांडर समेत 600 से ज़ायद सहूनी मारे गए, जबकि 2000 से ज़ायद जख्मी हुए। हमले के बाद तेल अवीव एयरपोर्ट पर इसराइलियों का रश देखने में आ रहा है। परवाजें मनसूख है, लेकिन इसके बावजूद जो लाउंजेस हैं वो मुकम्मल तौर पर मुसाफिरों से भरे हुए हैं। और काबिज इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जीत पर मुख्तलिफ ममालिक में जश्न भी मनाया जा रहा है, इजहार चहती हो रहा है। और अब तक तकरीबन
17,65,000 से ज्यादा सारिफीन इस पे ट्वीट्स भी कर चुके हैं। और एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें जितने ये जर्नल्स भी हैं, मेजर्स भी हैं, जिनको यरगमाल बनाया हुआ फलस्तीनियों ने, इससे पहले कहा गया था जी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक सबूत था कि भी हमने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिनायल आ रहा था इजराइल की जानिब से, लेकिन वो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अगर सैनिश आपने वो वीडियो यकीनन देखी होगी जो कि ऐसा लग रहा है जैसे पबजी गेम चल रही है, जब हमास के जाबाज जो हैं वो पैराग्लाइडिंग करते हुए उतरे हैं और जितने भी वहां पर मौजूद इस वक्त यहूदी थे, जितने भी मौजूद थे लोग, वो ट्रांस का एक इवेंट चल रहा था जिसमें वो गैस नहीं कर पाए कि ये हो क्या रहा है। और जिन लोगों ने भी वीडियो बनाई है उन्होंने पोस्ट यही सोच के की थी कि ये कोई पबजी इवेंट चल रहा है, लेकिन बड़ी जाबाजी के साथ जो है उन्होंने मुकाबला किया, लड़े, और ना सिर्फ लड़े बल्कि उनके कमांडर्स को उठा के ले भी गए हैं, जिसकी वजह से अब नेतन्याहू ने एक वार्निंग भी दे दी है उसके लिए, जंग के लिए ऐलान जंग जो है वो कर दिया है। कोई डेडलाइन है आवाम के निकलने की, पर डट के लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी आएगी। अगला ट्रेंड जो इसमें शामिल है हमारे पास ट्वीट में, वो है जी #इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कल का मैच आपने देखा सैरिश? कल का मैच मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया की दुर्गत बनी है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। चेन्नई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन बनाकर आउट हुई। ट्रेंड में सार्फिन ने भारतीय जीत का जश्न मनाया, जबकि टॉप ट्रेंड में अब तक 2,65,000 से ज्यादा लोग इसे ट्वीट कर चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि इंडिया ने अपने साथ जब ऑस्ट्रेलिया को खिलाया तो चेन्नई की पिच जो है वो इस्तेमाल की, जो कि बॉलिंग पिच है, जहां पर एज इंडिया को हासिल है स्पिन के लिए, स्पिन के हवाले से बॉलिंग पिच है, पेसर के लिए नहीं है ये। और जब हम खेलेंगे तो हम उस विकेट पे खेलने वाले हैं जो कि बड़ी खतरनाक विकेट है, और बैटिंग यानी हम 400 450 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताऊं, ये सारी बातें जो अभी आप भी डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी करते हैं, ये बड़ी क्वेश्चनेबल है। इतने बड़े इवेंट में ना सब कुछ बैलेंस होना चाहिए और इस तरह के चूज एंड पिक नहीं होना चाहिए। खैर इस पर आगे चलकर हम और बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हॉट इशू है, जो बड़ी खबर है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं, सारा मीडिया इंटरनेशनली भी इसको कवर कर रहा है, वो है इसराइल पर 50 साल बाद बड़ा हमला। और अक्सर तूफान की 2 रोज से जारी कार्रवाइयों में 600 से ज्यादा इसराइली हलाक हो गए, 2000 से ज्यादा जख्मी है, और इसराइली फजाइया के हमलों में 370 फलस्तीनी शहीद हैं, 2200 जख्मी है। जी नाजरीन, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जिस इवेंट पर हैं और जो चल रहा है उसी सिलसिले में बात करने के लिए माहिर सलामती उमूर हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अली साहब, ये यकीनन आपकी भी नज़र इसके ऊपर रही होगी, ये बहुत बड़ा इवेंट जो है वो इस वक्त चल रहा है। इजराइल में हमास का हमला जो हुआ है, और इस हमले में पूरी दुनिया को जो है वो समझ लीजिए कि एक तरफ कर दिया है। पहले ही डिवाइडेड थी यूक्रेन और रशिया को लेकर के, और अब जो है एक क्लियर स्टांस जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पर नेतन्याहू ने भी जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेबनान को भी जो है वो वार्निंग जारी कर दी है। मैं सिर्फ इसका एक पस मंजर के साथ मैं चाहूंगा कि आप जरा इसकी डिटेल बताइए कि ये किस जानिब बढ़ रहा है मामला। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम नुकात की जानिब निशानदेही की। देखिए, इसकी जो अहमियत है वो 3 एतबार से बहुत ज्यादा है। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया की जो तवज्जो है पिछले तकरीबन 1.5 साल से यूक्रेन वॉर की तरफ थी, और जो मजमूई तौर पे मगरबी ताकतें हैं वो यूक्रेन की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, और रशिया के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी जंग चल रही है यूक्रेन में, और तकरीबन $60 अरब का जो है उन्होंने असलहा और इमदाद यूक्रेन को दी है अब तक रशिया के खिलाफ। लेकिन अब पिछले 2 दिन के जो वाकयात आप देख रहे हैं गजा की पट्टी और इसराइल के दरमियान, उसके बाद दुनिया की जो तवज्जो है वो यूक्रेन से हट के मशरिक वुस्ता की तरफ हो गई है। और मैं समझता हूं कि जो फलस्तीनी है उन्होंने एक तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ऑलरेडी हासिल कर ली है, और वो सियासी एतबार से है कि मसले फलस्तीन जो कि नीचे दब गया था, अब वो दोबारा दुनिया के सामने एक बहुत बड़े मसले के तौर पे आ गया है। और अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ है उसके ऊपर। तो एक तो ये वाला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप देखें जो मुसलमानों के मसाइल हैं वो अमूमी तौर पे इतनी अहमियत उनको नहीं दी जाती आलमी फोरम्स में, लेकिन अब जो है आप देखें कि मशरिक वुस्ता की जो सूरत हाल है उसके पीछे जो 3 मुहर्रिकात हैं। एक तो ये कि ना सिर्फ ये कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें हैं इतनी पुरानी, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा,
दूसरा ये कि जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था, उसके हवाले से फ़लस्तीनियों को बहुत तशवीश थी कि जब इनके ताल्लुकात अरब ममालिक के इसराइल से खुशगवार हो जाएंगे तो फिर हमारा तो कोई वाली वारिस नहीं रहेगा और मसले कश्मीर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो ये भी तशवीश एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है इस ऑपरेशन की तरफ। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुहर्रिक है जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, वो एज अ मुस्लिम जो आप देखें हमारा जो किबला अव्वल है उसकी मुसलसल बहुत दफा जो इसराइली अफवाज हैं वो बेहुरमती करती रही हैं। पिछले रमजान में लैलतुल क़द्र की रातों में भी वो जूतों समेत दाखिल हो जाते हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, और वहां पे ख़वातीन और बच्चे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको ज़दोकोब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों का जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज हो चुका था। सिर्फ ये नहीं कि आदमी बरादरी से उनको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब आपने वजह फरमाया, ये फैक्टर्स बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जाहिर है कि इस पर सबकी नजरें भी हैं और इंटरनेशनली लोग इस पर तबसरा भी कर रहे हैं और बात भी हो रही है। नंबर 1 तो ये कि हमने शुरू दिन से ये देखा कि इस तनाज़े में झड़पें ज्यादा इसराइल की तरफ से की गई और बार बार निशाना बनाया गया, कई फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। ये बड़ा हमला है 50 साल में। अब ये जो नंबर सामने आया, तकरीबन 700 के करीब हलाकतें हुई हैं इसराइलियों की। आपको क्या लगता है कि जो लोग मतलब चंद एक होंगे जो हमलों में वहां पर हलाक होते थे, यहाँ तो दर्जनों शहीद होते रहे हैं, तो ये रिवेंज की जो एक आग है उसको आप किस तरह देख रहे हैं कि जो इस वक्त इसराइल में नजर आपको आ रही होगी? दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस उनकी बड़ी स्ट्रांग थी, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें कुछ पता ना चला? तो क्या इसके पीछे कोई लॉबी कार फरमा है? फिर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और हमास को ट्रैप किया गया हो और आगे इसका फैसला होना है। क्या आप इस पर राय रखते हैं? बहुत अहम सवाल है आपके। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दिन का जो चुनाव है वो भी तारीखी एतबार से बहुत अहम है। 6 अक्टूबर जो है वो 50वीं एनिवर्सरी है जंग योम किपुर की। योम किपुर वॉर जो थी वो शाम और मिस्र ने इसी तरह एक बड़े पैमाने पे एक सरप्राइज हमला किया था इसराइल पे 1973 में, और 1967 के जो लॉसेस थे उनको रीगेन करने की एक कोशिश थी। अलबत्ता ये इस दिन का चुनाव इस लिहाज से अहम है। दूसरा ये कि ये हफ्ते का दिन था। हफ्ते को जो है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक छुट्टी होती है, जिस तरह मुसलमान जुमे को छुट्टी मनाते हैं, तो उनके और फिर ये अर्ली मॉर्निंग ये हमला किया गया। और तीसरी बात कि जो उसका स्केल था वो मैं समझता हूँ तारीख में किसी तंजीम ने, किसी नॉन स्टेट एक्टर ने किसी रियासत पे इतने बड़े स्केल का हमला लैंड एयर सी से कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड मेरी नजर से नहीं गुजरा है। और चौथा पहलू जो है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है कि अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजी को देखें तो इन्होंने बिल्कुल इनोवेटिव एक स्ट्रेटजी डेवलप की कि किस अंदाज में 1000 के करीब लोग अपने हैंड ग्लाइडर्स के जरिए सरहद को अबूर करके उतरे और उन्होंने जंग की जो सूरत हाल है उसको बदल दिया। आपने जो बताया 700 के करीब लोग इसराइली अब तक हलाक हो चुके हैं। उनमें से बेशतर जो है वो रॉकेट का निशाना नहीं बने। उनमें से बेशतर जो है एक्चुअली रॉकेट अटैक जो था वो एक उसका मकसद जो था वो शॉक करना, लोगों को परेशान करना, उसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराना था। जबकि दूसरी जानिब से उस रॉकेट अटैक के दौरान दूसरी जानिब से ये हैंड ग्लाइडर्स के जरिए 1000 के करीब जो हमास के मिलिटेंट्स हैं ये उतरे हैं वहां पे। और अब जो जंग चल रही है वो 10 ब 10 गलियों, बाजारों, मोहल्लों में चल रही है इसराइलियों के साथ। तो इस तरह के अंदाजे जंग का जो है इमेजिन करना मुश्किल था। इसराइल बहुत एडवांस्ड, हाईली इक्विप्ड, बहुत प्रोफेशनल फौज है और उसकी तसव्वुर में भी नहीं था कि इतने इनोवेटिव अंदाज में उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस में बदल दिया जाएगा। उनके बॉर्डर सिक्योरिटी, अच्छा फिर जो 5000 रॉकेट मारे गए उसने उनके जो डेविड स्लिंग है या आयरन डोम है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको कंप्लीटली सैचुरेट कर दिया। तो सर, क्योंकि पे दर पे जो है वो हमले हुए और 5000 रॉकेट जो है उनका आयरन डोम जो है बर्दाश्त नहीं कर सका। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस वक्त सिफारती तौर पर फलस्तीन के साथ
जो मामला ये हो रहे हैं इजराइल पे अटैक होने के बाद हमास ने जो है बड़े जबरदस्त एक हमला कर दिया है। इस वक्त सिफारती एतबार से अगर देखा जाए तो फलस्तीन के साथ कौन से लोग इस वक्त मौजूद हैं, कौन कौन खड़ा है बशमुल पाकिस्तान? जी, नेटो के कंट्रीज तमाम ही तकरीबन खड़े हैं फलस्तीन के साथ। अमेरिका खड़ा हुआ है। कल का जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ उसमें बंद कमरे में उसमें तकरीबन तमाम ममालिक मासिवा रशिया के जो डिसएग्री कर गया और चाइना ने भी तकरीबन इस्तेमाल, ये बंद कमरे में था, किसी को पता नहीं है। जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है। तो लिहाजा दुनिया तो डिवाइड सामने हुई है। रहा सवाल मुस्लिम उम्मा का, तो जुबानी तौर पर तो बहुत स्ट्रांग ईरान ने तो कह दिया है, मुबारकबाद दी है मुस्लिम उम्मा को, और ईरान ने तो कह दिया है, सदर ने इस्माइल हानिया से बात करते हुए जो हमास ग्रुप के सियासी सरबराह हैं, कि हम तो आपके मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने आएंगे अभी। तो ये सब, और इसी तरीके से जुलूस जल्द से निकले हैं इराक में। और मुझे एतमाल है कि प्रेशर गल्फ कंट्री में जो कि इस वक्त बहुत एतदाल और एतमाल के साथ हुक्मरानों की जो मंशा मर्जी है उसके मुताबिक बयान जारी है। मैं नहीं समझता कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे गल्फ कंट्री वाले। हालांकि बड़ा कंट्रोल माहौल उनका होता है, मुझे मालूम है, वहां रहा हूं मैं, कि किस घुटन में उनको कंट्रोल रखा जा सकता है। अभी जमील साहब, आप जैसा कि मशरिक़ वुस्ता में ज़ाहिर है अपनी जिम्मेदारियां वहां पर निभाते रहे, आप यहाँ के मामलात को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। मुझे ये बताएगा कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास भी बुलाया गया, मुस्लिम उम्मा भी एहतजाज कर रही है, जगह जगह इस पर बात भी हो रही है, ये जितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप इसके अब इम्पैक्ट, इसके असरात, इसका अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, यूक्रेन का जो आपने देखा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर, और उसकी महंगाई के लिहाज से और शॉर्ट सप्लाई के लिहाज से, खुराक की सप्लाई शॉर्टेज के लिहाज से, और तेल की कीमतों के लिहाज से, ये इससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। क्योंकि गल्फ कंट्री में इस वक्त ईरान के खिलाफ सब बंदियां हो रही हैं, बल्कि उनको बता दिया गया है ईरान को, और ईरान जिस तरीके से बयान दे रहा है, महसूस होता है कि बहरी बेड़ा जो इस वक्त पानी में तकरीबन नजदीक आने वाला है इजराइल के समुद्री हदूद में, तो इजराइल को फुल बहरी बेड़े की सपोर्ट होगी। और अमेरिका कहता है, और ये इशारे मिल रहे हैं उनके मीडिया के जरिए, कि उनके शहरी, अमेरिकन शहरी भी इफेक्ट हुए हैं, यानी मारे गए हैं या उनको अगवा किया गया है। तो इस लिहाज से अमेरिका अपना हक महसूस करता है या महसूस रखता है कि वो अटैक कर सकता है साथ मिलकर इजराइल के। तो ये इस तरह अगर हुआ तो ईरान के खिलाफ जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि ईरान इसमें इन्वॉल्व है या हो सकता है, तो ऐसी सूरत में अगर ईरान के खिलाफ सफबंदी हुई तो ईरान इसको रिटेलिएट करेगा। ईरान की अपनी जो तैयारियां हैं, अब से नहीं बहुत पहले से, कि उनके जहां जहां स्लीपर सेल्स हैं और उसके अलावा जो उनके अपने मिसाइल सिस्टम है, उनके जो ड्रोन सिस्टम है, उनकी नेवी है, वो इतनी बिल्कुल जैसे गई गुजरी नहीं है, वो बहुत सख्त रिएक्शन देगी। उसका मसला ये हो जाएगा कि अगर इसको बड़े पैराहे में देखें आप, जियोपॉलिटिकल पैराहे में, तो इसमें काफी सफबंदियां सामने आ जाएंगी। जिस तरह के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की सफबंदी है और स्ट्रिंग ऑफ अलायंस की सफबंदी है, चाइना कंटेनमेंट के बारे में जिस तरह है, तो अगर बड़े पैराहे में आप देखें तो ये बात दूर तक जाएगी। जमील साहब, बात आप कह रहे हैं कि दूर तक जाएगी, मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी कुछ खबरें ऐसी हैं कि अमेरिका फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा इस जंग में इसराइल की। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं इसराइल के अंदर, जो कि वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर, जब हालात ज्यादा कशीदा होंगे तो उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। इनके प्रॉपर उसको सपोर्ट मिली हुई है। ये इसका अंजाम आप मजीद खूनरेजी में देख रहे हैं, या फिर ये जंग अपने किसी अंजाम को पहुंचेगी, कोई फैसला होगा इसका? नहीं, एक तो बहुत खूनरेजी इसलिए भी सामने नजर आ रही है बिल्कुल, और जाहिर है जितनी प्रिसीशन उनके पास बॉम्बिंग और मिसाइल्स हैं इसराइल के पास, और मजीद कुमक पहुंच रही है, क्योंकि आयरन डोम के जो मिसाइल्स थे वो काफी इस्तेमाल हो गए हैं। दूसरी कुमक जो है वो पहुंच रही है उनको, और इसी तरह प्रिसीशन मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स की पहुंच रही है। तो पैलेस्टीनियन को तो इन्होंने इस दफा मुझे नजर आ रहा है कि खंडरात जिस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मजीद करेंगे इसको, और फलस्तीनियन के साथ जाहिर है पाकिस्तानियों की हमदर्दियां हमेशा रही हैं और कश्मीरियों के साथ, तो ये बड़ी खूनरेजी नजर आती है इसमें। और इस वक्त फलस्तीनियों का तकरीबन 400 अफराद शहीद हुए हैं। मुझे तो ये बात हजारों में, कई हजारों में आगे जाके नजर आ रही है। जो इजराइल ने अपनी 9/11 डिक्लेयर कर दिया है ना, आपने सुना होगा कि इजराइल का जो सफीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उसने कहा है अपनी तकरीर में कि ये
इसराइल का 9/11 है, इसका मतलब ये है कि बंदी उस लिहाज से बिल्कुल इसराइल का 9/11 है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने अली साहब से सवाल भी यही पूछा था कि ये फॉल्स फ्लैग भी जो है वो हो सकता है इस तरफ भी जो है वो निशानी दी जा रही है, इशारे दिए जा रहे हैं। लेकिन अली साहब अभी आपने जिक्र किया था कि जी 6 अक्टूबर की जो तारीख चूज की गई है, ये शाम और इजिप्ट ने जो इसराइल के खिलाफ हमला किया था और पे बैक था 66 का 73 में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये 6 अक्टूबर की जो तारीख थी वो चूज की गई। तो अब इस वक्त के बाद जो कि अब डेडलाइन भी खत्म हो रही है, तो क्या एक और अरब इजराइल वॉर हम देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो फिर अरब ममालिक इस वक्त कहां खड़े हैं, क्योंकि वो तो दोस्तियां निभाने में लगे हुए थे इजराइल के साथ। देखिए, जिस तरह ये मैसेज साहब ने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि मुस्लिम दुनिया का जो पब्लिक सेंटिमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्ट्रांगली फलस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो अरब रियासतें हैं खुसूसन और कई मुस्लिम ममालिक जो हैं, उनके जो सियासी और तिजारती और तस्वीराती मफादात जुड़े हुए हैं मगरबी ताकतों से, वो उनकी कोई डायरेक्ट हेल्प को प्रिवेंट करते हैं। ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट है। अलबत्ता मैं वैसे साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि ये मसला जो है सिर्फ अरबों का नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का है। उसकी वजह यह है कि जो आपको याद होगा कि OIC जो वजूद में आई थी, वो बैतुल मुक़द्दस को ही नाउज़ुबिल्लाह जलाने की जो इसराइली कोशिश थी, उसके नतीजे में वजूद में आई थी। तो OIC का तो वजूद ही इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बात दरअसल खाली ये नहीं है कि फलस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही है, बल्कि हमारा जो किबला अव्वल है उसमें बार बार जो है जो इसराइली फौजी हैं वो जाके उसकी मतलब उसकी इज्जत और तकरीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ये पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि इसराइल जो है वो एक, जी मैं कह रहा हूं, इसराइल जो है एक एटमी ताकत भी है। तो आप इस बात को भी मद्देनजर रखें। अब चूंकि अमेरिकी जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो उसकी रीइंफोर्समेंट के लिए पहुंच गया है, लेकिन इस वजह से डायरेक्ट कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल से जंग का खतरा नहीं मोल लेगा। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं। जंग का खतरा तो मोल नहीं लेगा, लेकिन मोहम्मद अली साहब, इस पर सबको यकजबान होकर फलस्तीनियों के साथ खड़ा तो होना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि OIC के चार्टर में भी ये चीज शामिल है। तो इंशाअल्लाह सब मुस्लिम उम्मा इनके साथ हैं और आगे उनको गैबी मदद भी, अल्लाह ताला की मदद भी। सेशन होना चाहिए आर्टिकल 9 के तहत, OIC का सेशन होना चाहिए आर्टिकल 9 के तहत, आर्टिकल 9 के तहत सेंटीमेंट आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हमास को सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली। बहुत से ममालिक जो हैं, शाम है, लबनान है, ईरान है, उसके अलावा हिजबुल्लाह है, उसके अलावा अल-कुद्स ब्रिगेड है, ये इनको सपोर्ट करेंगे मटीरियली। लेकिन अलमिया यही है कि इनडायरेक्टली सपोर्ट आती है, डायरेक्टली जब तक नहीं आएगी तब तक OIC का जो है वो वजूद समझ में नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर जमील साहब, आपने भी हमारा साथ दिया, थैंक यू सो। और नाजरीन, यहीं पर जो है वो हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जब आएंगे तो मजीद इस पर बातचीत होगी। दुनिया बोल है मैं हमारा इंतजार कीजिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बात कर लेते हैं नाजरीन, भारत ने वर्ल्ड कप के 5वें मैच में विराट कोहली और KL राहुल की मदद से, मदद इसीलिए कहेंगे क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद जब ये आए और इनकी शराकतदारी बनी है, तभी जाकर के ऑस्ट्रेलिया को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज कर दिया है। भारतीय बैटर्स ने ऑस्ट्रेलिया का 200 रन का अदब 42वें ओवर में पूरा कर लिया है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उवैस साहब, कल का मैच कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया ने दोस्ती निभा दी, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि होम ग्राउंड एडवांटेज जो है वो इंडिया लेके चला गया और अपने स्पिनर्स के लिए विकेट बना दी। अगर मैच की बात की जाए तो मैच तो मेरे ख्याल में जहां तक मैंने मैच फॉलो किया है, मैच बराबरी का था और विराट कोहली ने एक मरतबा फिर मैच विनिंग इनिंग जो है वो खेली है और उनका कैच भी ड्रॉप हुआ। अगर वो ड्रॉप ना होता तो यकीनन मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। आप क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? देखिए, मैच तो वन साइडेड तो नहीं, अचानक हुआ था वन साइडेड। आपको पता, जब डेविड वार्नर खेल रहे थे तो बड़ी अच्छी इनिंग्स अपना ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि
जिस तरीके से फिर एक कोलैप्स हुई इनिंग्स इंडियन आपको स्पिनर्स को तो अपना अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जडेजा की बात आप करें, चाहे दोनों दोस्तों स्पिनर्स की बात करें, उन्होंने बैकबोन तोड़ी थी। बल्कि ऑस्ट्रेलियंस का आपको पता है इस टूर्नामेंट में आने से पहले एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है आईपीएल का, फिर उसके बाद वो सीरीज भी खेल रहे थे इंडिया और वो सीरीज हारे हुए थे। तो मेरे कहीं ना कहीं ज़हन में ये बात जरूर थी कि शायद एक टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया देगा इंडिया को, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चीज़ हुई नहीं। यहाँ पर बड़े प्लेयर का आप अगर कैच ड्रॉप करेंगे तो वो जो चीज़ है वो तो आपको हर्ट करेगी। आपको पता है विराट कोहली ऐसे नहीं जाने जाते किंग ऑफ चेजिंग में, और जिस तरीके से कल उन्होंने एक बड़ा वहां पर आके इंडिया को संभाला जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। केएल राहुल को भी मैं सुन रहा था तो उन्होंने यही कहा कि विराट कोहली कह रहे थे कि टेस्ट मैच समझ के खेलना है, ज्यादा जल्दी नहीं करनी, हमने इनिंग्स को बिल्ड करना है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फिर भी आपको पता है 40-50 रन तो शॉर्ट था, वो उनके कैप्टन ने भी ये बात की क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था, स्पिन बॉलिंग ज्यादा कोई यहाँ सपोर्ट थी। मैं बात कर रहे हुए, सॉरी मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मैचेस यहाँ पर हैं, एक अफगानिस्तान के साथ, एक साउथ अफ्रीका के साथ। और अफगानिस्तान के स्पिन अटैक की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है और एज हासिल है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों मैचेस को इसी चेन्नई के ग्राउंड में? मैंने यही बताया ना कि बड़ा क्रूशियल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कल बॉल टर्न करा था यहाँ पर पाकिस्तान के पास 3 इस वक्त जो सा स्पिनर्स मौजूद, बल्कि 2 स्पिनर्स जो हैं जो प्रॉपर जनरल स्पिनर्स मौजूद हैं, और अफगानिस्तान आपको पता है वो बैंक करता है अपने 3 स्पिनर्स के ऊपर। और इस विकेट के अंदर जहां पर इतना ज्यादा टर्न मिल रहा है, 2 चीजें हैं यहाँ पर। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहूँ, देखिए अफगानिस्तान बहुत तकड़ी साइड है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम भी दिया है जब पाकिस्तान ने काउंटर उनके स्पिन को किया। लेकिन पिछले मैच के अंदर अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो वो सपोर्टिव नहीं था ज्यादा स्पिनर्स के लिए ट्रैक, तो वहां पर राशिद खान वगैरह बुरी तरह एक्सपोज हुए थे जहां पर राशिद खान। अच्छा, अभी अवैस सर मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूंगी कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो कितना जेलिन होकर खेल रहा है, हमारे साहब के व्यूज क्या है। लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर आकर मजीद इस पर बात करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक। एक अफसोसनाक खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान में 6.3 की शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही फैला दी है। रात में अब तक मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है, 1000 अफराद जख्मी हैं और अभी तक आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अच्छा, वैसे फहीम आपको याद है कुछ टाइम पहले एक इसी तरह की प्रेडिक्शन भी आई थी जिस पर काफी शोर मचा था, उन्होंने मना भी कर दिया था, लेकिन ये इर्द गिर्द ही हुआ ना फिर पाकिस्तान। लेकिन अब दुनिया में तो हर जगह कहीं ना कहीं ये जो आपका सिस्टम है अर्थ का, और ये जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, ये सब चलता ही रहता है। तो हमारे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा अफगानिस्तान से, उन्होंने में ज्वाइन किया है उबैदुल्लाह फैसल साहब, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं हेल्पिंग हैंड के नाम से। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उबैदुल्लाह साहब। मुझे ये बताइएगा कि अभी सूरत हाल अफगानिस्तान में क्या है, खासतौर पर इमदादी सरगर्मियों को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके टीवी के सारे नाजरीन को मैं सलाम बोलता हूँ, आपके जो इधर कारकुनान है उसको भी सलाम बोलता हूँ। मैं उबैदुल्लाह फैसल हूँ, अफगानिस्तान से हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट एक समाजी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीड कर रहा हूँ अफगानिस्तान में। तो अभी करंटली जो मॉर्निंग हमारे स्टाफ जो उधर है और वॉलंटियर जो उधर पहुँचे हैं, तो उसके ताज़ा जो अपडेट्स है, तो जो शहीद है ज़लज़ले में उसका तादाद बहुत बढ़ गया है। अभी 2045 पर्सन वो डाइट है अभी तक जो, और ये हमारे टीम कह रहे हैं कि ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं घंटों में, क्योंकि अभी भी रेबल्स को वो रिमूव कर रहे हैं, लोग अभी भी लाशों को निकाल रहे हैं, क्योंकि उधर वो बहुत दूर दराज इलाका है हेरात में, और उधर रसीदगी और नेटवर्क बहुत मुश्किल से काम कर रहा है। और वॉन्डेड का तादाद तकरीबन 2040 को पहुंचा है, तो अभी तक 2040 बंदे जो है वो वॉन्डेड है। जो वहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि दूर दराज इलाका है, तो रसाई वहाँ पर किस तरीके से मुमकिन हो पा रही है, या किन मुश्किलात का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? जो हमारे टीम जो बता रहे हैं कि वो जिंदाजान डिस्ट्रिक्ट जो है हेरात प्रोविंस में वो ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें तकरीबन 15 जो बड़े विलेज है वो तबाह हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है वो 12 विलेज है, जिंदाजान डिस्ट्रिक्ट है, और तकरीबन 5 डिस्ट्रिक्ट है और 15 विलेज है। जो ज़्यादा मुतासर हुए आज़ाद खाना विलेज है, वर्दक विलेज है, और रुबाती संगी विलेज है। ये हेरात सिटी से 3 घंटे दूर है और रास्ता मुकम्मल ख़राब है, वो पक्का रास्ता नहीं है, तो रिलीफ के पहुंचाने में बहुत मुश्किल है इमदाद रसानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो लोग कोशिश अपने कर रहे हैं, हमारी टीम भी उधर है,
तो रास्ता खराब है। उबैदुल्ला साहब ये बताइएगा कि आपने जो ये काम शुरू किया हुआ है, इमदादी कार्रवाई जो इस वक्त चल रही है, आपकी टीम इस वक्त क्या इस वक्त तक अंदाजा लगा पाई है कि ये जो डैमेज है ये कितना बड़ा है, और आपकी टीम के इस वक्त कितने लोग जो हैं वो रज़ाकाना तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये भी जरा डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तकरीबन जो लोकल अथॉरिटीज से हमने पता लगाया और जो उधर हमारे टीम उधर देख रहे हैं इलाके को, तो तकरीबन ऐसा लगता है कि कोई 9000 जो फैमिलीज है वो ज़लज़ले से मुतासर हुए हैं अभी तक, और वो मुतासर फैमिलीज है, और तकरीबन कोई 3000 से ज़्यादा हाउसेस उसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं अभी तक जो नंबर्स हमें आ रहे हैं। और ये मैंने कहा है कि ये घंटों में चेंज हो सकते हैं और इंक्रीज आ सकता है इसमें। और हमारे जो टीम उधर काम कर रहे हैं, तो एक हमारा वो टीम है जो सोशल ऑर्गेनाइजर्स है और वॉलंटियर्स है, तो वो फूड बास्केट और कुक्ड फूड उधर पहुंचाएंगे, और उधर वाटर का कमी है, टेंट्स का कमी है, और अभी भी लोग रबल्स को और ये जो हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए तो उसको अभी भी रिमूव कर रहे हैं और लाशों को निकाल रहे हैं। अच्छा। और दूसरा टीम हमारा हेल्थ का टीम है। मैंने बताया कि रास्ता बहुत खराब है, कंधार और हेरात का रास्ते पर इस्लामी इमारत उस पर काम कर रहे हैं, तो रास्ता बहुत दूर है। तो दूसरा टीम हमारा जो हेल्थ का है तो वो रास्ते में अभी तक नहीं पहुंचा है, और एक टीम उधर ही है। तो अच्छा उबैदुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को फंड रेज करने में क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या किस तरह कर रहे हैं? दूसरा, हुकूमती सतह पर कितना ताउन आप देख रहे हैं यहाँ पर इस दूर दराज इलाके के बासियों के साथ आप, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर मशीनरी पहुंचाना, मलबा हटाना, लोगों को निकालना इतना आसान नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अपने सतह पर अपना कोशिश किया है, उसका जो पुलिस था और आर्मी था उधर टाइम पर पहुंचे और ज्यादा लोगों के साथ उसने हेल्प किया है मलबों को हटाने में और लाशों को निकालने में, और हॉस्पिटल से उसने सारे सर्विस में दिया है। मगर मसला ये था, मैंने जो बताया कि रास्ता दूर दराज था तो पहुंचना उधर थोड़ा मुश्किल बन गया। और दूसरा बड़ा मसला ये था कि आफ्टर शॉक्स जो थे, 3 शॉक्स उसी दिन में हुए थे, और कल नाइट भी जो हमारा टीम उधर था तो सारे लोग रोडों पर सोए थे, और गाड़ियों में जो जिसका गाड़ी था तो वो गाड़ी में सोया था, तो सारे लोग वो सड़कों पर थे। तो ये आफ्टर शॉक्स, तो कल भी एक शॉक था 4.3 उसका वो अशारिया उसका वो था दर्जा था, तो कल भी एक क्विक हुआ, तो लोग डर गए, तो लोग बाहर है। और ये दूसरा मसला ये है कि लोग उधर आसानी से आम जो लोग हैं वो हेल्प करने के लिए वो भी खुद भी डरे हुए हैं ना, उधर पहुंच नहीं सकते। अच्छा उबैदुल्ला साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपने बताया कि जो वहां पर मरीज हैं, जो जख्मी हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो मेडिकली उन्हें जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, एक तो आपने बताया आपकी टीम जो है वो रास्ते में है, वो पहुंच नहीं पा रही है, दुश्वारी का सामना है, करीबी अस्पताल कितनी दूर है और वहां से क्या फैसिलिटीज आ रही हैं, कितना रिकवरी का जो है वो चांस बढ़ रहा है, क्योंकि सिवियर जो होंगे, जो ज्यादा जख्मी उस वक्त मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है ज़लज़ले में तो हर किस्म की जो है वो चोटें लगेंगी, और जख्मियों का अंदाजा किस तरीके से नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जी ये ज्यादा सिवियर है, इन्हें ज्यादा पहले भेजा जाए, कैसे डील कर रहे हैं इस सब सिचुएशन को? जो हॉस्पिटल्स है उधर वो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होते हैं, उधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों को और जख्मी को पहुंचाए है, मगर उसका फिर इतना वो नहीं होता है कि वो इतने ज्यादा मरीजों का खिदमत करे। वो तो जाहिर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो 50 या 100 मरीजों के लिए बना होता है, तो फिर जख्मियों को गाड़ियों में और हेलीकॉप्टर्स में खुद हुकूमत ने सिटी हेरात के बड़े मेन हॉस्पिटल्स जो है उधर पहुंचाए हैं, और जिधर उसका रसीदगी नहीं हुआ, इवन उसने काबुल में भी उसको इंतकाल किया है जो जख्मी है। तो गवर्नमेंट कल 2 मीटिंग्स थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ इकानमी में सारे एनजीओज इंटरनेशनल और लोकल जो एनजीओज है और डोनर्स है सबको जमा किए थे, तो उसके साथ भी एक मीटिंग उसने किया कि अर्जेंटली रिस्पांस उसका करे, ज़्यादा ज़रूरत उधर उसने लोगों ने बताया, जो असेसमेंट हुआ था असेसमेंट टीमों ने बताया कि टेंट्स का ज़्यादा ज़रूरत है, दवाई का ज़्यादा ज़रूरत है, और पानी पीने का पानी उधर नहीं है। तो ये 3 ज़रूरतें उसने इस मीटिंग में किया था। और फिर आला सतह पर एक दूसरा मीटिंग था जो जिसमें रियासत वज़ारा के रहबरी में वो मीटिंग हुआ था, तो उसने बहुत माशाल्लाह अच्छे हेल्प का उसने वादा किया, तकरीबन 100 मिलियन अफगानी उसने किया। मुझे ये बताएगा कि अभी इस सारी सूरत हाल में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आप लोगों को अशद जरूरत है ताकि आप आगे मदद कर सकें जो मुतासरा है उनकी?
अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है तो क्लीन वाटर नहीं है, क्योंकि ज़लज़ले के बाद आपको पता होता है कि जब बच्चे भी अगर क्लीन वाटर नहीं उसको नहीं पहुंचे और या बड़ों की भी नहीं पहुंचे तो वो उधर डिजीज़ ज़्यादा होते हैं आफ्टर ये अर्थक्वेक। तो क्लीन पानी का ज़्यादा ज़रूरत है, और जो क्रेनें है और गाड़ी रबल्स की रिमूविंग के लिए उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरा, जो हॉस्पिटल्स में जो मरीज और जख्मी है तो उसके लिए अगर कुक्ड फूड ऑर्गेनाइजेशंस और ये रिलीफ एनजीओज उसको पहुंचाए गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना, तो ये बहुत अच्छा होगा, मेरा जो नज़र है और अपील है। अच्छा, मौसम भी इस वक्त सर्द हो चुका है वहां पर उबैदुल्लाह साहब, तो टेंट और जो कंबल ब्लैंकेट वगैरह है उनकी भी अशद ज़रूरत पड़ेगी। आपने बताया 9000 खानदान जो है वो मुतासिर हुए हैं तकरीबन इससे। हाँ, टेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लैंकेट्स और टेंट्स का ये अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो रास्ता दूर है तो सारे वो तो गवर्नमेंट तो अकेला सारी चीज़ें उधर नहीं पहुंचा सकते। तो और डोनर से भी हमारे रिक्वेस्ट है कि वो टेंट्स ब्लैंकेट्स, क्योंकि जाहिर है ये तो अभी विंटर शुरू हुआ है अफगानिस्तान में सारे सूबों में, और वो जगह तो दूर है, उधर कोई वो बड़े बिल्डिंग्स अच्छा या कोई वो नहीं है। इस तरह की सूरत हाल में हम ये भी देखते हैं कि जितने इमदादी जो काम चल रहे होते हैं उसमें कोशिश ये की जाती है कि सबसे पहले फर्स्ट एड अपने साथ रखी जाए, जिस तरह बैंडेजेस हो गए, ड्रिप स्टैंड्स हो गए, ड्रिप्स हो गई, पेन किलर्स मेडिसिन हो गई, जो कि फौरी तौर पर पहुंचाना या जिनकी अशद जरूरत एकदम पड़ सकती है। कोई कैंप भी वहां पर करीबी किसी इलाके में लगाया गया है ताकि फौरी तौर पर जो ज्यादा जख्मी है उन्हें कुछ तो मिले। हाँ, मोबाइल क्लिनिक गवर्नमेंट ने उसको ड्यूटी दिया है। मोबाइल क्लिनिक जो नेबरिंग जो सूबे हैं, फरा है और हेलमंद है, उधर से मोबाइल क्लिनिक उधर गए। हेरात के अपने मोबाइल क्लिनिक्स भी उधर पहुंचे हैं, और जो नेबरिंग सूबे है, फरा सूबा है और हेलमंद सूबा है, तो उस सूबों से भी जो हेल्थ मोबाइल टीम्स थे तो उधर वो पहुंच गए हैं और उसको सेंड किया है। मगर वो काफी नहीं है। हमारे डोनर्स और एनजीओ से रिक्वेस्ट है कि वो और भी भेजे, क्योंकि हमारी टीम कह रहे हैं कि वो काफी नहीं है अभी तक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं बड़ा ये कार्य खैर है, आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कोई अपील अगर करना चाहते हैं कि जो लोग आपसे राब्ता करेंगे, किसी तरीके से आपको इमदाद पहुंचाना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारा अपना वो वेबसाइट है, हमारा मेन ऑफिस यूएसए में है, तो हम जो भी हेल्प करे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वक्त है अभी, और बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, तो अपने अफगान बहन और भाइयों के साथ जो भी हेल्प करना चाहते हैं और जो मुतासिर हुए। मैंने ये बहुत अफसोसनाक कहानी कल से सुन रहा हूँ ना, अभी एक वीडियो मैंने देखा मेरे। उबैदुल्लाह साहब, आप अपनी वेबसाइट भी बता दीजिए कौन सी है। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। तो वो ऐसे बंदे हैं जो जिसके फैमिली के 14 बंदे, जिसके फैमिली के 10 बंदे, क्योंकि अफगान खानदान तो फैमिलीज तो बड़े है उसकी तादाद, तो वो उसने लास्ट किए, उसने इधर लूज किए, वो सारे ख़त्म हुए ये अर्थक्वेक में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने हेल्प और रिलीफ हेल्पिंग हैंड को भेजे, और इंशाल्लाह हम उसको पहुंचाएंगे। हमारा वेबसाइट है www.hhrd.org, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, तो उधर आप जा सकते हैं और अफगानिस्तान रिलीफ में आप अपना डोनेशन अफगानिस्तान को पहुंच सकते हैं, सेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। सही। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे ये बताइएगा उबैदुल्लाह कि हुकूमती सतह पर भी क्या कोई इस तरह की अपीलें जो हैं वो सामने आ रही हैं, या फिर इमदाद के लिए कहा जा रहा है, या फिर ये अपने तो ये भी जो हो रहा है बस वो किया जा रहा है? हुकूमत भी काम कर रहे हैं, उसने तकरीबन ज़्यादा टेंट्स उधर 200 से ज़्यादा टेंट्स उसने भेजे हैं, और मोबाइल मैंने कहा कि तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा मोबाइल हेल्थ टीमें उसने भेजे हैं हुकूमत ने खुद अपना। और कल मैंने जो बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इकानमी मैंने सारे डोनर्स और नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज को इन्वाइट किए थे, और उधर उसने कहा था कि आप इधर हमारे साथ इस रिस्पांस में शाना बशाना हमारे साथ काम करें। तो बहुत एनजीओज ने वादा किया कि हमने अपनी टीमें भेजे हैं, और हम इंशाल्लाह अपने नए टीमें भी उधर पहुंचाएंगे और सेंड करेंगे। तो और भी वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि खराबा ज़्यादा हुआ है और लोग ज़्यादा मुतासिर हुए। ठीक है, खराबी ज़्यादा हुई है, लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, दूर दराज का इलाका है, इमदाद जितनी हो सके वो की जाए अपने मुसलमान बहन भाइयों की, इस वक्त इनको अशद ज़रूरत है हमारी। उबैदुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग जो नेक काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इसकी जज़ा देगा, और ज़ाहिर है इस वक्त ज़ाहिर है हम लोग इकट्ठे होकर खड़े होंगे तो मुश्किल वक्त से निकालेंगे। किसी भी बहरान का सामना अगर हमारा बहन भाई कर रहा है तो मिलकर ही निकालना जरूरी है, जरूरी है। दर्द दिल जो है, दर्द इंसानियत जो है, दर्द मखलूक रखना बहुत जरूरी है। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जहां पर खबरें ऐसी चल रही थी जो कि थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे थे, वहीं माशी मैदान से आपको अच्छी खबर देते चले। गुज़िश्ता कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी डॉलर जो है वो कम होगा या नहीं होगा, 50,000 से कम आमदनी वाले जितने भी अफराद हैं उन पर वर्ल्ड बैंक की जानिब से टैक्सेस लगाने की सिफारिश की गई थी। मगर अब तर्जुमान वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वालों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली है। तर्जुमान आलमी बैंक ने अपने जारी बयान में कहा है कि सिफारिश 2019 के आदाद शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की जरूरत है। बिल्कुल जनाब, और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो। खाकान साहब, ये बड़ी अच्छी खबर है कि जिनकी सैलरी 50,000 से कम है या 50,000 है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिफारिश वापस ले ली गई है। कितना जरूरी था ये, क्योंकि आजकल तो गुजारा करना मुश्किल है, महंगाई इतनी हो गई है। सही कह रही हैं आप ये बात। मेरा ख्याल है कि जब वर्ल्ड बैंक ने ये सिफारिश की थी तो ये एक पुरानी उनकी शायद कोई डेटाबेस थी, उसको यूज करके ये बात उन्होंने कर दी थी। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली अगर 30% पिछले साल महंगाई हुई है और इस साल भी इस वक्त 28% के करीब एवरेज अगर महंगाई चल रही है, और लेबर मार्केट से उनका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि बढ़ी है, क्योंकि हमने ये कहा है कि हमारी जो शरह नमू है वो पिछले साल यानी कि जीडीपी ग्रोथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो तकरीबन 0 थी। इस साल 1.5-2% के करीब बढ़ेगी। तो हमारी नई जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट हुई कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ सके। अगर ऐसा है तो फिर उस वक्त इस थ्रेशोल्ड को 50,000 को नीचे लाना जो है वो डजंट मेक सेंस। सो आई थिंक इट्स गुड कि उन्होंने अपनी इस सिफारिश को रिट्रीव किया है। उनकी कुछ अच्छी सिफारिशात भी हैं, मैंने वो पढ़ा है पूरा वो जो। लेकिन खाकान साहब, मसला ये है कि वो बिजनेसमैन जिनके एक से ज्यादा कारोबार हैं, जो एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, फिर एक बिजनेस को छोड़ दूसरे से भी पैसे आ रहे हैं, उनसे उस तरीके से टैक्स नहीं लिया जा रहा। लेकिन एक हम जैसे लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी तनख्वाह पर गुजारा करना है, उनसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, तनख्वाहों में से भी लिया जा रहा है। फिर अगर अशिया खुरनोश खरीदने जाते हैं तो उस पर भी टैक्स पे करते हैं जीएसटी की सूरत में। तो ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है खाकान साहब, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इस पर हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते चलें लगे हाथ कि जी पिछले 3 माह में तनख्वाहदार तबके ने ही टैक्स दिया है ज्यादा से ज्यादा। ना आपके एक्सपोर्ट सेक्टर ने दिया है, ना ही आपके जो बिल्डर एसोसिएशन है, बिल्डर सेक्टर है, डेवलपमेंट रियल एस्टेट जो सेक्टर है उससे भी जो है वो टैक्स नहीं मिला। तनख्वाहदार से ही जो है वो सारा टैक्स लिया जा रहा है। तो ये क्या ज्यादती नहीं होगी? तो देखिए ना, आपकी बात इस तरह से आगे लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो शरह है वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 70% टैक्स कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होती है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है जैसे आपने जीएसटी का जिक्र किया, आपके बिजली के बिल पे 18% जीएसटी है। इसके बाहर भी अगर आप चले जाएं तो आपके फॉर एग्जांपल पेट्रोल पे पीडीएल 50 रुपए और 60 रुपए है, पेट्रोल पे 50, हाई स्पीड डीजल पे 60। सो ये बात आपकी दुरुस्त है। कस्टम्स यानी कि जब हमारे सामान एंटर कर रहे होते हैं उस पर एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है। सो क्योंकि आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, सो ये अफेक्ट करती है हर खास व आम को तकरीबन इक्वली, विच इज अनफेयर। अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमने टैक्सेशन के निज़ाम को लागू ही बहुत वीक किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए कलेक्ट हुआ पिछले साल में, पूरे मुल्क ने 7200 अरब रुपए का टैक्स दिया। पाकिस्तान में रिटेलर्स का टैक्स बहुत थोड़ा है, इस पर भी कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है, जो कैपिटल गेन है, यानी कि आपने अगर 1 करोड़ रुपया कमाया तो उस पर एक बहुत ही मतलब माइनर सा टैक्स है। वेज पे अगर 20-25% टैक्स है, तो प्रॉपर्टी पे जब आप इतना कमाते हैं कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 5 साल बाद 2 करोड़ की बेची, तो एक बहुत ही नॉन जिसे कहेंगे फंक्शनल सा टैक्स है उस पर। अगर इन 3 एरियाज को देखें तो आपकी टैक्स की कलेक्शन की एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। फिर वो एरियाज हैं जो आप उनसे पूरा टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि देयर आर एरियाज जिसमें आप जाके बहुत ज्यादा गैप है टैक्सेशन का, यानी कि पूरी जो टैक्सेशन लागू है आप वो भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे।
सो ये दोनों एरियाज जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्फोर्समेंट रिफॉर्म्स मांगते हैं, ये पॉलिसी रिफॉर्म्स मांगते हैं, और हमें निकलना है रिफॉर्म्स मांगते हैं खाकान साहब। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है एक तनख्वाहदार तबके की जानिब से कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद दबाव डाला जा रहा है। ये क्या वजह है, इसका क्या रीजन है कि आप उन्हीं के ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, ना कि आप दूसरे सेक्टर्स जिनका आपने जिक्र किया जहां से टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जा सकता है उस जानिब बढ़ रहे हो? इसकी कई वजूहत है। एक तो ये है कि जब हम रिटेलर पे टैक्स लगाते हैं तो रेट ऑफ द स्टेट तो जरूर एग्जर्ट होनी चाहिए। तो ये कसूर तो हो गया हमारा, या सरकार का कसूर या स्टेट का कसूर हो गया। अब एक कसूर यह है कि 2022 में आपने एक छोटा टैक्स लगाया 100 रुपए का रिटेलर पे। आपको याद है उसका क्या जवाब आया? उसका जवाब ये आया कि रिटेलर्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो स्टेट उतनी रेट एग्जर्ट नहीं कर रही और लोग वो टैक्स देने को तैयार नहीं हो रहे। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। सो इसका एक तो तरीका यह है कि स्टेट ने जिस तरह स्मगलिंग पे, रुपए की कदर को बेहतर करने के लिए डॉलर होर्डिंग पे, और जिस तरह स्टेट ने इस वक्त अपनी रेट मार्केट जो एक इलीगल थी उसको एफएक्स मार्केट को खत्म किया, उसी तरह यहाँ पे भी अपनी जो रेट है उसको एग्जर्ट करे पूरी तरह और इंश्योर करे कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ये सारे सेक्टर जो हैं ये आए टैक्स की मद में और ये अपना जितना टैक्स ड्यू है यानी कि उतना पे करें, बट एफिशिएंटली। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रोथ सही कह रहे हैं आप खाकान साहब कि एफिशिएंटली, और ये इतना आसान भी नहीं है। जाहिर है इसके अंदर रिफॉर्म्स करना, प्रॉपर्ली सबको टैक्स नेट में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि आईएमएफ बार बार इस बात का तकाजा करता है, जब एमडी की भी मीटिंग होती है या कोई स्टेटमेंट आता है तो वही होता है कि जी अमीरों पर टैक्स लगाएं, गरीबों को सब्सिडी दें। अब मुझे ये बताएगा कि इसमें बैलेंस लेके आना ये किस तरह मुमकिन है, और क्या वो इस पे भी कुछ चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ही होगा, या फिर अपने तय तो नहीं होने वाला? देखिए, इन दी एंड तो बात ये है कि ये सारे काम तो हमारे करने के हैं ना। मतलब आईएमएफ कहे या ना कहे, इतनी समझ तो हमें भी होनी चाहिए ना कि हम पहले ये करने के लिए आपको आई थिंक टीम बनानी पड़ेगी जो 5 साल के लिए एफबीआर की टीम हो। यहाँ मैं एफबीआर के साथ इसलिए देता हूँ कि अगर आप मतलब 3, 4, 5 साल में मतलब मेरे ख्याल 7 या 8 चेयरमैन जो है वो तब्दील हुए हैं। अब अगर आप ऐसा करेंगे और मुझे मौका ही नहीं देंगे 3 या 5 साल का, तो फिर ये कैसे होगा? फिर उसने अपनी टीम बनानी है। इसी तरह एक हमारा और ऑटोमेशन का इदारा है, प्राल कहलाता है वो, उसमें डेटा है, उसमें अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं, उसके साथ टीम बनवाएं, इनके साथ अहदाफ तय करें। ये सारे काम यकीन रखिए कि हमारे करने के हैं। आईएमएफ चाहे कहे या ना कहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। आईएमएफ की भी मैं आपको एक बात बताऊं, वो डीपर नहीं जाते एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। वो आसान चीजें कहते हैं कि 1% बढ़ा दें, ये सबसे आसान तरीका है। और जब मैं उनको ये कहूँ ना कि अच्छा बैठिए मेरे साथ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना चाहता हूँ, तो आपको कहेंगे ये आपका करने का काम है। शायद सही भी कहेंगे। वो टैक्स पॉलिसी पे तो बहुत बात करते हैं, बट पाकिस्तान का मसला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स का स्ट्रक्चर ठीक करना है। ये एक फर्क डीपर रिफॉर्म है, ये हमें खुद करना है। अब इसकी बात चूंकि बहुत हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त की केयर टेकर सेटअप है उस पर शायद इतना दबाव नहीं है, जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, तो वो इस पे आगे बढ़ेगी और इसका रिफॉर्म करेगी। और ये जो चीजें हमने कही हैं उनको टैक्स के नेट में ही सिर्फ नहीं लाएगी, बट जहां अंडर टैक्स एरियाज हैं उनको भी छेड़ेगी। इसके अलावा प्रोविंशियल टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा निजाम है, जो जैसे ये मोटर व्हीकल टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इनका सब्जेक्ट है, सेल्स टैक्स की रजीम को पूरा ठीक करना है, एक्साइज ड्यूटी सिगरेट पे बढ़ाइए बिकॉज ये एक बुरी चीज है, इससे निकलिए। ये सारे काम अगर आप करेंगे। आपको याद होगा कि पिछला दौरे हुकूमत था जिसमें हमने ये देखा कि शौकत तरीन साहब ने स्पेशली उसमें आकर ये बोला कि भाई हम लोग शनाख्ती कार्ड से लोगों को पकड़ेंगे और उनके घरों में जाएंगे जो टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। तो टैक्स की जो इस तरह की जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने से या फिर पेनल्टीज डिसाइड करने से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई थी। डोंट यू थिंक सो कि अब भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तो ही मुमकिन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन दी एंड सोल्यूशन जो है वो तो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन से ही आना है। हम हर एक के घर जाकर तो ये पता नहीं कर सकते कि आपने कितने ट्रैवल किए हैं, आपने कितना खर्चा घर पे किया है, आपका बिजली का बिल क्या आया। ये तो मुझे ऑटोमेटेड ये सब चीजें जिसको हम कहते हैं ना डेटा माइनिंग, मैं आपके बिल से मेरे पास हो, आपकी ट्रैवल मेरे पास हो, आपकी इनकम मेरे पास हो, आपकी जितने खर्चे हैं उनका एक एस्टिमेट मेरे पास हो, इस सब को मैं प्री पॉपुलेट से मतलब है मैं आपको एक टैक्स रिटर्न बना के भेजूंगा और उसमें कहूंगा कि आपका इतना टैक्स है। अगर आप ये समझती हैं कि नहीं ये मेरा टैक्स एफपीआर ने गलत बनाया तो आप वापस आके उस पर आर्ग्यू कर सकती हैं, बट अगर आप समझती हैं कि ये सारा कुछ ठीक है,
दुनिया भर में चूंकि मैं बाहर काम करता हूं तो हमें एक प्री पॉपुलेटेड टैक्स रिटर्न आ जाता है, उसमें हर चीज लिखी हुई होती है कि ये आपका टैक्स है। अगर आप समझते हैं तो उतना दे दें, नहीं समझते तो उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी तो प्रॉब्लम है ना खाकान साहब कि हम जब बिजली के बिल देखते हैं तो उसमें पता नहीं रेडियो का टैक्स भी ऐड होता है, जो कि लोग एकदम हैरान होते हैं जी कौन सा टैक्स है जो हम पे कर रहे हैं। यहाँ पर उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं है लोगों में, फिर लोग ये समझते हैं कि जी फायदा कोई नहीं है, हमें तो हर चीज पर टैक्स देने पड़ता है, तो एक विलिंगनेस भी नहीं है ना, क्योंकि हमें उस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज नहीं फ्री में मिल रही जो कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। ये आपने बहुत खूब बात सामने रखी इस तरह से कि लोगों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना स्टेट का, ये बड़ा अहम जुज है। ये हम जरूर बात करते रहते हैं एफपीआर की, पर ये जो बात आपने सामने रखी है, लोगों को हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा कि स्टेट उनका ख्याल रखती है, स्टेट उनके लिए हेल्थ कवर देती है, स्टेट उनके लिए एजुकेशन देती है, स्टेट उनके लिए पुलिसिंग करती है, जुडिशल निज़ाम चलाती है, फॉरेन अफेयर्स चलाती है, और ये उनको उससे फायदा होता है। उनको एक पासपोर्ट इशू होता है जो दुनिया में वो ट्रैवल करते हैं, और इसके इवज उनका ये फर्ज है, चाहे आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब ज़कात हमारा इतना बड़ा आंसर है हमारे सोच का, हमारे दीन का, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या वापस आ जाएं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं जितना कमाता हूं उसका एक हिस्सा मुझे कंट्रीब्यूट करना है कि ये सारी सर्विसेज, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो हेल्थ केयर की हो, चाहे वो पाकिस्तान साहब होप फॉर द बेस्ट। आगे इंशाल्लाह ये भी तो केयर टेकअप सेटअप है, फिर आगे इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह करे कि जो नई हुकूमत बने वो प्रायोरिटी बेसिस पर इन चीज़ों को देखे, रिफॉर्म्स के लिए कुछ ना कुछ करे और जितना जल्दी हो सके करे तो हम सब के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल साहिबा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। तो हमें भी जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए, और तैयारी करने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारा माजी कैसा था, ये तो हम जानते ही हैं, हाल कैसा जा रहा है वो आपके सामने है, और मुस्तकबिल कैसा होगा ये अभी पता लगा लेते हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन में क्या बता रहे हैं सितारों के अहवाल, और 12 बुरुजों में किस किस की है क्या चाल, ये जानने के लिए हमारे साथ उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फहीम, सैरिश, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त, बेहतरीन। और आपको देख के लग रहा है कि आज आप यकीनन किसी शो में बैठी हुई थी, और भी क्योंकि आज आप तैयार हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना जी जी बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल किसी शो में नहीं बैठी हूँ। अरे वहाँ आज आप हमारे शो के लिए तैयार हैं, हमें मिलने के लिए इतना तैयार होकर आएंगे तो सोचा आपकी तारीफ कर देना। क्या बात है, अच्छा हो गया ये बड़ा रेयर हुआ है। चले खैर, नादिर शादिर ऐसी बातें होती रहनी चाहिए। उनसा सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मैचेस बड़े जबरदस्त चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, और तैयार भी हैं सारी की सारी टीम्स खेलने के लिए। पाकिस्तान ने जो है वो एक मैच जो नीदरलैंड के खिलाफ अभी खेला, वो बहुत ही बड़ी टीम के मुकाबले में हमने खेला ऐसा लग रहा था, लेकिन आगे जो मैचेस आने वाले हैं हम चाहेंगे कि जरा उनका हाल अहवाल पता कर लिया जाए। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जो 14 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं उसकी, उससे पहले भी पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है, लेकिन हमारे जी श्रीलंका के साथ जी 10 तारीख को जो होने वाला है, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो चाहूंगा कि हम 14 तारीख वाले मैच की प्रेडिक्शन पहले लें, क्योंकि इस वक्त इंडिया ने जो कल खेला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन्होंने बड़ा ही बुरा हाल कर दिया, 200 के अंदर उनको जो है वो आउट कर दिया, ऑल आउट। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, अब देखें आप पाकिस्तान के लिए जो 14 अक्टूबर की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने वाला है, उसकी अगर हम बात करें, उसकी एनर्जी की बात करें, तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है पाकिस्तान के। देखें आप कितना ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस का कार्ड है। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त से ही बहुत ज्यादा, हो सकता है कल का मैच उन्होंने देखा हो, इंडिया की परफॉर्मेंस देखी हो, तो इतने ज्यादा प्रेशर में है, इतना ज्यादा बर्डन में है, और उनके लिए कोई आसानी मुझे नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के लिए बहुत टफ मैच रहेगा, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बड़ा अच्छा कार्ड होता है। तो इंडिया के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है, तो इंडिया की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्वीन का कार्ड भी इंडिया के लिए ही है, तो ऑब्वियसली फेवर तो इंडिया को करेगा 14 अक्टूबर। और परफॉर्मेंस वाइज भी मैं देख रही हूँ कि इंडिया की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आ रही है, बहुत प्रैक्टिकली होकर खेल रहे हैं, दिमाग से सोचकर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकती। यहाँ पर जो ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, अगर खेलने को आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। उनसे स्पेसिफिकली बताएं ना कि जीत किसकी तरफ जा रही है, इंडिया की तरफ नजर आ रही है या पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि आपकी बातों से तासुर आ रहा है कि इंडिया जीत रहा है। देखिए, ज्यादा चांसेस तो इंडिया के हैं। अच्छा। और अगर पाकिस्तान अपने ऊपर प्रेशर अगर कम करे तो खेल सकती है। ओके, अच्छा, कल जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और श्रीलंका ने बड़ा जबरदस्त सैरिश, अगर आपने मैच देखा हो श्रीलंका का साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने खेला है,
वो 450 के करीब रन थे, 429 के करीब, और उसे चेस करते हुए 300 प्लस कर गए भाई श्रीलंकन। तो कल जो मैच होने वाला है वो भी बहुत ही खतरनाक टीम के सामने है हमारा मुकाबला। अब मेरे ख्याल में हमारा मुकाबला सारी खतरनाक टीमों से ही है। हाँ, और यहाँ पर देखिए कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पाकिस्तान के लिए, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो नुकसान का कार्ड होता है, लॉस का कार्ड होता है। तो परफॉर्मेंस तो मुझे कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। सारी टीमें खतरनाक है, हमें खतरनाक होने की जरूरत है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। अगर वर्ल्ड कप हमें चाहिए, आप ऐसे कर रहे हैं उनसे, आप हमें सदके वदके का बता दें, कार्ड छोड़े आप कि सदके में क्या देना है कल के मैच के लिए। सदका क्या, मोटिवेशन की जरूरत है पाकिस्तानी टीम को, सदके की क्या जरूरत है। और सदका भी आप कर सकते हैं, जो भी आप मैं बताऊं इन सब लड़कों का ना, उनसा काउंटी क्रिकेट्स खेलना बंद करवा दें, वो जो लीग्स होती हैं वो खेलनी बंद करा दें, इन्हें बता दें भाई कमाना है तो इन्हीं इवेंट से कमाना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मोटिवेशन आएगी ना। ये फियर का कार्ड है, तो पाकिस्तानी टीम को फियर बहुत है। अगर कोई बहुत अच्छी खेलने वाली टीम अगर आती है पवेलियन में, तो आप देखिए ना उस जो है उनको खौफ नहीं खाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तानी टीम में, तो कॉन्फिडेंस की कमी है। चले हम आज हमें फिर आपकी उनसा ये प्रेडिक्शन हम आपकी सेव कर रहे हैं, कल फिर अपने नाज़रीन को दिखाएंगे परसों कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में मोटिवेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपको ये लूज करता हुआ नजर आ रहे हैं ये मैच, और श्रीलंका की टीम जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। ये तो हो गया। अब आ जाए जनाब होरोस्कोप की तरफ। सितारे क्या कह रहे हैं, सितारों की चाल क्या है? शादियां कराएं। अब एरीज की बात करते तो एरीज वालों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये इनको कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या शादी करते हैं, लव लाइफ उनकी होती है, तो किसी को और को इन्वॉल्व मत करें। इंटरफेरेंस बहुत है एरीज वालों की। अकेले कैसे शादी करेंगे, किसी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं मतलब शादी के मतलब शादी तक बातें चली जाए तो फिर सही है, शादी का कार्ड देकर मियां बीवी राजी क्या करेगा, काजी को कटाना ठीक कर लें। लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बातें हर जगह शेयर करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से चाहे उनका बिजनेस हो चाहे शादी है, उनकी डिलेज नजर आ रहे हैं हर चीज में। अगर नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, थोड़ा वेट करें, कंपटीशन का मुकाबला करें। देखिए उनसा जो नजर होती है ना वो तो बरहक होती है, इसलिए कहते हैं कि लिव हैप्पीली एंड डोंट टेल एनीबॉडी कि आप कितने खुश हैं, ये जिंदगी में आपकी क्या चल रहा है। और अगर कोई काम ऐसा, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी को ना बताओ, होने के बाद बताओ, तो बहुत सारी हर्डल्स जो है ना वो नहीं आती हैं और आपका काम खुश असलूबी से हो भी जाता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए सारी, आप भी किसी की फूफो हैं। यहाँ पर एक तो वॉन्ड्स का कार्ड है टॉरस वालों के लिए, तो बिगिनिंग्स नजर आ रही, न्यू एनर्जी है। तो शादी के हवाले से लव लाइफ उनकी हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं टॉरस, और उसके साथ जो है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है टॉरस वालों के लिए। कोई न्यू जॉब अगर करना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। हर चीज में एक्साइटमेंट नजर आ रही है। अगर स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जेमिनी तो हेरोफेंट का कार्ड है, अब ये शादी का कार्ड होता है, तो शादी भी जेमिनी वालों की काफी चांसेस है, शादी के कमिटमेंट मिल सकती है पार्टनर से, और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। जैसे अगर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। उसके साथ जेमिनी वाले थोड़े स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे अपने प्रैक्टिसेस करें, नमाज इबादत, उसकी तरफ भी उनको तवज्जो देने की जरूरत है। कैंसर वाले जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज मिल सकती है, खवातीन जो है कंसीव कर सकती हैं, और जॉब के हवाले से अगर कहीं उन्होंने कोई अप्लाई किया हुआ है तो आ सकता है अप्रूवल, मैसेज या मेल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है। लव लाइफ रिलेशनशिप में बेहतरी नजर आ रही है, थोड़ी चीजें जो है, लेकिन बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। कैंसर के बाद है लियो वाले जो हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन शादी का कार्ड है, तो लियो वालों की भी शादी के काफी चांसेस हैं। सफर बहुत अच्छा रहेगा लियो वालों के लिए। बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है, और ऐसे कोई बिजनेस करें जिससे बाहर का कोई लिंक हो, बाहर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, कुछ न कुछ ऐसा सिलसिला लियो वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वर्गो वालों के लिए अगेन ट्रैवलिंग है, चैरियट का कार्ड है, सफर बहुत नजर आ रहा है कि इस हफ्ते ट्रैवलिंग रहेगी, बिजी रहेंगे, बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा गोल, कोई उन्होंने माइंड में मकसद रखा है, पर्पस है,
उसको अचीव करेंगे, लेकिन बहुत हर्डल्स जरूर आएंगी, रुकावटें आएंगी, उसके बाद उनको सक्सेस इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। लिब्रा जो है मैजिशियन का कार्ड है, अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको इस्तेमाल कीजिए, प्रूव हो सकते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव बहुत रहता है लिब्रा, फैसला नहीं ले रहा है कि क्या करना चाहिए। बिजनेस में, जॉब में भी ऐसे ही इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है, डबल माइंडेड बहुत रहते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, करना सब कुछ आता है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। स्कॉर्पियंस के लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा सा बेजारी वाला कार्ड है, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कानों के कच्चे इस वक्त लग रहे हैं स्कॉर्पियन, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और तो थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल कीजिए और अपनी समझ इस्तेमाल कीजिए। रिलेशनशिप में भी चीजें थोड़ी स्टक नजर आ रही हैं, काम के हवाले से भी चीजें ऐसे दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, बिजनेस काम करने का, तो थोड़ा सा कैफियत उनकी ऐसी स्लो लगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें सुनने के बाद सैरिश कहेंगी यही तमाम कर दें, बस आगे के बताएं ना। कैप्रिकॉर्न, अब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसा आ रहा है, पैसों की लेन देन होगी, नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के पास, स्टार में आने दें, सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, कोई अगर प्रमोशन भी हो सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, मतलब अपने बॉस को कहना कोई लव लाइफ में किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कांटेक्ट हो सकता है, किसी के साथ नाराजगी हो गई है, वो पैचअप हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन, मीटिंग्स होंगी कैप्रिकॉर्न वालों की। एक्वेरियस वालों के पास खूब पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, हैप्पीनेस, बस पैसा हो गया, उनसे आगे बढ़े बस। हाँ देखें यहाँ थोड़ी सी जो है वो थोड़ा धुआं भी हो गया रहेंगे आने वाला टाइम। वेरी क्विकली उनसे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड्स प्लीज। पाइसेस वालों के लिए भी विश कम ट्रू का कार्ड है, उनकी जो भी ख्वाहिश इस हफ्ते मांगेंगे वो उनकी पूरी होगी, ट्रैवलिंग है और उसके साथ शादी के भी चांसेस हैं पाइसेस वालों के। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया उनसा, आपने हमें डिटेल से बताया कि किसकी शादी हो रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। एनीहाउ चलिए अपने पर आए। हाँ जी, इसके साथ ही नाज़रीन मुझे और फहीम को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।